हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 3 इन हिस्ट्री भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो विश्व युद्ध हुए और जिनका बहुत गहरा असर पूरे विश्व पर पड़ा, और इसमें जो दूसरा युद्ध हुआ इसमें भी मित्र राष्ट्रों की ही जीत हुई। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए जब ये दो महायुद्ध हुए तो क्या हुआ कि जब ये दो महायुद्ध हुए तो जो अर्थशास्त्री थे और जो राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, वो उन्होंने जो है उन्होंने इसमें इन दो महायुद्धों से दो निष्कर्ष निकाले। एक तो पहला ये कि वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापार के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, ठीक है। यानी कि वृहद उत्पादन हो तो औद्योगिक समाज प्लस व्यक्ति की स्थिर आय। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वृहद उत्पादन हो, औद्योगिक समाज भी हो, और प्लस जो व्यक्ति है उसकी जो आय है, वो जो इनकम है उसकी, वो स्थिर होनी ज़रूरी है। पूर्ण रोजगार, स्थिर रोजगार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए किसी के पास स्थिर रोजगार होगा तो वो उसकी इनकम भी फिक्स होगी। जब उसकी इनकम फिक्स होगी तो हो सकता है वो कुछ सेविंग भी करेगा, और जब वृहद उत्पाद होगा यानी कि ज़्यादा उत्पादन होगा तभी तो वो कुछ खरीद पाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात तो यही थी कि व्यक्ति का जो इनकम है वो उसकी जो है फिक्स हो, ठीक है। अर्थात किसी भी देश में स्थिर रोजगार होना ज़रूरी है। दूसरा, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य भी तभी संभव हो सकेगा, ठीक है। अब है बाज़ार में सरकार का नियंत्रण हो। इन्होंने कहा कि बाज़ार में जो है वो गवर्नमेंट का जो है नियंत्रण हो, क्योंकि इससे जो है कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होता। अब देखिए कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए एक देश तो 10 रुपये में दे रहा है और दूसरा देश उसको 20 रुपये में दे रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा मार्केटिंग में दिक्कत होती है। तो इसलिए सरकार जो है वो कीमतों के उतार चढ़ाव नहीं करती है और उसको वो फिक्स कर दे। तो बाज़ार में जो है सरकार का नियंत्रण होना अति आवश्यक है। इन दो सबक के बाद विश्व की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नई चीज़ आई, जिसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स संस्थान। अब देखिए समझिए ब्रिटेन वुड्स संस्थान क्या है। देखिए 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर एक जगह का नाम है, में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। वहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। इसके अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ठीक, इंटरनेशनल मनी फंड, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक कहते हैं। इन दोनों का निर्माण इसलिए हुआ था कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास के लिए जल्दी से जल्दी और शांतिपूर्ण हो सके। यानी कि ये जो विश्व बैंक है और जो IMF है, इनका जो दोबारा इनका जो पुनर्निर्माण के लिए जो है इनको रखा गया था। यानी कि इनका निर्माण इसीलिए हुआ था ताकि जो है विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है वो शांतिपूर्वक ढंग से, सही ढंग से, सही तरीके से सही पट्टी पर आ जाए। यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दर पर आधारित थी, ठीक है। यह जो व्यवस्था थी वो एक निश्चित विनिमय दर पर आधारित थी। विनिमय दर के बारे में मैंने आपको, जब चैप्टर शुरू हुआ था मैंने तभी आपको बताया था, और इसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम डॉलर की कीमत या ₹50 फिक्स कर दें और कभी ना बदलें, यानी कि निश्चित विनिमय दर का मतलब जब डॉलर से कंपेयर किया जाता है किसी भी देश की मुद्रा को, तो उस समय मान लीजिए कि ₹50 फिक्स कर दी गई थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि मांग के आधार पर और पूर्ति के आधार पर जो है इसकी कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है, और यह बदलाव जो है मांग और पूर्ति के अनुसार होता है। अब क्या हुआ, युद्ध के बाद लगभग 20 सालों में व्यापार बहुत ज़्यादा फैला और बेरोजगारी भी बहुत कम हो गई, और साथ साथ में जो है यानी कि तकनीकी का भी बहुत अधिक विकास हो रहा था। और यह वही समय था जब एशिया और अफ्रीका देश स्वतंत्र हो रहे थे। यानी कि ये समय वो था, देखिए हम किस में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, ठीक है, और हमारा जो देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो उस वक्त हमारा देश किसके अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था, यानी कि ब्रिटेन के अधीन था। तो इस समय ये वही समय था जब अफ्रीका और एशिया के जो देश थे वो स्वतंत्र हो रहे थे। लेकिन स्वतंत्र तो ये हो रहे थे, लेकिन इनके अंदर गरीबी बहुत थी, क्योंकि इनका तो शोषण किया जा रहा था इससे पहले, क्योंकि ये तो गुलाम थे इससे पहले। तो इसमें
जैसे भारत है, भारत जो था वो किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। तो यहाँ पर जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी। परंतु क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद भी ये लोग मतलब जल्दी से इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर नहीं पाई। और क्योंकि जो है इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो अर्थशास्त्र था, वो बहुत ही सालों से अपंग था। वह अपने शासन के क्या थे? गुलाम थे। अतः जितने भी नए स्वतंत्र देश आए, सभी क्या हुआ? ब्रिटेन वुड्स संस्थान के सहारे थे। यानी कि जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान जो बनाया गया था, ये ऐसे ही देशों के लिए बनाया गया था जो कमज़ोर थे और वो इनको सपोर्ट करता। अब क्या हुआ कि जितने भी नए स्वतंत्र देश थे, ये ब्रिटेन वुड्स के संस्थान के सहारे हो गए। अब यदि यह संस्थान न होता तो यह देश नहीं चल पाते, इनका चलना बड़ा मुश्किल था, इनका डेवलपमेंट होना बड़ा मुश्किल था। अब देखिए ब्रिटेन वुड्स को कौन चलाता था? ब्रिटेन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे कि अमेरिका और रूस चलाते थे। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ा। देखिए जैसे भारत है, उसको इसके अधीन रहना पड़ा। किसके अधीन रहना पड़ा? ब्रिटेन वुड्स संस्थान के। और ब्रिटेन वुड्स संस्थान कौन चला रहा था? अमेरिका चला रहा था। तो इसका मतलब भारत किसके अधीन हो गया? अमेरिका के। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भी देश क्या हुआ? दूसरों पर आश्रित हो गए। तो सन 1970 के बाद इसी वजह से जो है ब्रिटेन वुड्स को ख़त्म कर दिया गया और परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई। और यानी कि जो फिक्स किया गया था ना पहले, जैसे फॉर एग्जांपल जो बताया गया था कि $1 में 50 रुपये फिक्स कर दिया कि उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो अब क्या कर दिया गया कि विनिमय दर को जो है, निश्चित विनिमय दर को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह जो है परिवर्तनशील विनिमय दर की व्यवस्था को लागू किया गया। यानी कि मांग और पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्राओं की मांग बदलती रही। तो इसी प्रकार भूमंडलीकृत विश्व बनता आ रहा है और बनता रहा है, आज भी बन रहा है। इसमें कुछ देश तो ऐसे हैं जो अच्छे देश थे, मतलब इकोनॉमिकली जो मजबूती पे थे, वो विकसित देश बन गए। और कुछ देश ऐसे हैं जो आज भी क्या कर रहे हैं? विकास के लिए प्रयत्नशील हैं और इसलिए उनको बोलते हैं विकासशील देश। और हमारा देश जो भारत देश है, वो भी एक विकासशील देश ही है। और इसी प्रक्रिया को भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहते हैं। थैंक यू।